अ वेरी गुड आफ्टरनून। आज है 8 मार्च यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आइए बात करते हैं थोड़ी सी इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में। In 1977, the United Nations General Assembly invited its member states to proclaim March 8 as the UN Day for Women's Rights and World Peace. तो आज का जो दिन है वो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और ये जो दिन है, दिस डे commemorates the achievement of women and their existence in general। और अगर बात करें इस बार के वुमेन्स डे के थीम के बारे में तो वो है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। और इसी के साथ मैं हूं भावना, स्वागत करती हूं आपका द एस्पिरेंट्स क्लब के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ हम डिस्कस करते हैं डेली न्यूज एनालिसिस और इसके साथ ही कई सारे टिप्स और ट्रिक्स जो कि हेल्पफुल होती हैं आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं आज के आर्टिकल्स की तरफ। जो पहला आर्टिकल है हमारा वो इलेक्शन पोल्स के ऊपर है। जो सीट्स के टर्नआउट्स है लास्ट राउंड में वो क्या कुछ रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो चंदौली एक जगह है यूपी में, इट इज रिकॉर्डिंग द हाईएस्ट टर्नआउट दैट इज ऑफ 61% एंड आजमगढ़ हैज रजिस्टर्ड एज गिविंग द लोएस्ट टर्नआउट ऑफ 55%। तो यहाँ अगर हम एग्जिट पोल्स की माने, एग्जिट पोल की जो प्रिडिक्शंस है उनकी माने तो बीजेपी जो है उसके पास क्लियर एज है यूपी में और मणिपुर में, वाइल दे पॉइंट टू अ क्लोज फाइट बिटवीन द पार्टी इन कांग्रेस इन गोवा एंड उत्तराखंड। हालांकि आप जो आम आदमी पार्टी है उसकी पंजाब में आने की, बहुमत में आने की संभावना जो है वो यहाँ पे बहुत अधिक हो जाती है। अब अगर हम यूपी इलेक्शन के कुछ हाइलाइट्स को देखें तो हम समझ सकते हैं कि चंदौली में लगभग 61% जो है टर्नआउट रिकॉर्ड हुआ है। आजमगढ़ जो है, जो माननीय अखिलेश यादव जी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, वहां पे 55% टर्नआउट रिकॉर्ड हुआ है। और इसके साथ ही हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी, वहां पे 58.8% टर्नआउट जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। अब एक अच्छी बात है यहाँ पे वो है वेलफेयर स्कीम्स के बारे में कि इस बार जो है जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने हिंदुत्व, नेशनलिज्म या फिर एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स को इंजेक्ट करने जैसे मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने जो मैनिफेस्टो है उसको पिच किया वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर, पर्टिकुलरली जो उनका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहा है पैंडेमिक के टाइम पे, जिसमें उन्होंने लगभग 40 लाख लोगों को घर प्रोवाइड किए। जो पुअर हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके ऊपर छत दी गई, उनको शेल्टर दिया गया। इसके साथ ही सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर जैसे जो इश्यूज हैं इसके ऊपर जो है इलेक्शन मैनिफेस्टो को प्रिपेयर किया गया और यही जो प्रपोज मैनिफेस्टो है वो इलेक्शन के टाइम पे रहा। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि पैन कार्ड से रिलेटेड है। जो पैन कार्ड होता है अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो जनरली वहां पे जो आपके गार्जियन के नेम की जगह आपके पिता का नाम होता है, यानी कि आपके फादर का नाम होता है। अब यहाँ पे एक आर्टिकल है जो कि बात करता है पैन कार्ड पे मदर के नेम के होने के बारे में। तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इस केस को समझ लेते हैं। शुभम सिन्हा जो है, जो कि एक 23 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है, उन्होंने एक बैटल जो है वो लड़ा, जो कि किस बारे में था, वो इस बारे में था कि उनके जो प्राइमरी आइडेंटिटी कार्ड्स हैं वो चाहते थे कि उस पर गार्जियन के रूप में उनकी माता जी का नाम हो। अब ये बैटल जो था, जो इंटाइटल है इंडियन सिटीजन को कि जो उनकी पैन कार्ड है वहां पे गार्जियन के रूप में अगर आप माइनर हैं तो आपके पेरेंट्स यानी कि फादर को ही कंसिडर किया जाता है। लेकिन बाकी सारे जो उनके आइडेंटिटी कार्ड्स थे उस पे तो ये इम्प्रूवमेंट हो गया। पैन कार्ड जो था वो एक लास्ट डॉक्यूमेंट था जिसमें ये इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ पे एक अमेंडमेंट को हम समझ लेते हैं कि हाल में ही जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने 2018 में जो उनके रूल्स हैं उसको चेंज किया और जो टैक्स पेयर्स हैं उनको अलाउ किया
अगर सिंगल पेरेंट है तो वो वहाँ पे अपनी मदर का नाम जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मैंडेटरीली प्रोवाइडिंग देयर फादर्स नेम एज वेल एज उन्होंने ये भी चॉइस दिया कि आप अपनी मदर का नाम भी वहाँ पे डाल सकते हैं, साथ में ही मदर और फादर के नाम के बीच में आपके पास एक चॉइस है कि आप किनका नाम वहाँ पे डालना चाहें। लेकिन समस्या क्या हुई कि जो ई एप्लीकेशन होता है पैन कार्ड के लिए वो अभी तक ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बट फाइनली ये जो प्ली है ये एक्सेप्ट हो गया है और अब इसके साथ ही आप जो है अपनी मदर का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि पैन कार्ड या फिर जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे एफिडेविट्स हो गए, लाइसेंस हो गए, इन पे फादर के नाम को ही क्यों अथॉरिटेटिव माना जाता है, क्यों सुप्रीम माना जाता है। तो इसके संदर्भ में एक PIL है उसको हम समझते हैं। मद्रास हाई कोर्ट में लास्ट ईयर सितंबर में एक PIL जो है वो दायर की गई, एक याचिका दायर की गई जिसमें ये कहा गया कि it should be made mandatory to furnish the mother's name in addition to father's name in all the deeds, affidavits, government documents, school and college certificates along with the licenses. अब जो इंडियन लॉ है हमारा उसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि गार्जियनशिप के केस में अगर बच्चा माइनर है तो सुपीरियोरिटी जो है वो एज अ पेरेंट फादर को मिलती है। हालांकि इस्लामिक लॉ के अनुसार अगर हम इस चीज को समझें तो फादर जो है वो नेचुरल गार्जियन है, बट जो कस्टडी है वो मदर को मिलती है। बट जो हमारा लॉ है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके अनुसार जो चीज है वो ये है कि माइनर केस में अगर बच्चा माइनर है तो वहां पे सुपीरियोरिटी ऑफ गार्जियनशिप जो है वो हमेशा फादर को मिलेगी। ओके, सो again, in a landmark judgment in Geeta Hariharan versus Reserve Bank of India in 1999, which was through the Hindu Minority and Guardianship Act, that is HMGA. अब ये एक और केस है जिसको कि यहाँ पे समझते हैं। This case was this whole scenario was challenged for violating the guarantee of equality of sexes under Article 14. अब इस चीज को डेफिनेटली हम इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस के थ्रू चैलेंज कर सकते हैं। ओके, सो the Supreme Court held that the term after should not be taken to mean after the lifetime of the father, but rather in the absence of father. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जहाँ पे हम आफ्टर लिखते हैं वहाँ पे आफ्टर का मतलब ये नहीं निकाला जाए कि जो फादर है उनके लाइफ टाइम के बाद मदर को अथॉरिटेटिवनेस मिलेगी, बट इट शुड बी when the father is absent in any circumstance, when the father is when the both parents are not living together or any of the such case, when the father is not available for the guardianship, mother जो है उनको अथॉरिटेटिवनेस मिलेगी। बट यहाँ पे भी जो भी जजमेंट था इसने मदर और फादर को इक्वल गार्जियंस के रूप में रिकॉग्नाइज करने में ये जो जजमेंट है ये फेल हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मदर को सब ऑर्डिनेट गार्जियनशिप मिल रही है। इफ फादर इज एब्सेंट देन द मदर्स नेम कैन बी देयर। बट अभी अगर हम इस जजमेंट को हम समझें तो ये जो हमारी इक्वालिटी का जो पिलर है कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है कि वुमेन को हम एज अ सबऑर्डिनेट ना देखें। और आज वुमेन्स डे भी है तो हमें इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए इस जजमेंट के थ्रू, इस आर्टिकल के थ्रू, कि वुमेन और मेन दोनों ही इक्वल है पेरेंटशिप के लिए और गार्जियनशिप के लिए। और ये जो एप्लीकेशन है जो एक्सेप्ट हुई है कि अब पैन कार्ड पे एज अ गार्जियन, एज अ सिंगल पेरेंट मदर का भी नाम हो सकता है, ये जो भी है ये स्वागत करने योग्य है। तो अब हम आते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। सो दिस वाज इट अबाउट दिस आर्टिकल। सो आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट rupee. So rupee sinks to record low as oil prices spike. अभी अभी हमने ये देखा कि रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस है वो हर दिन बढ़ता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है, अटैक्स हो रहे हैं, तबाही का मंजर है हर तरफ। अब इस बीच में क्या हुआ है, डेफिनेटली जो एक्सपोर्ट है, जो ट्रेड मार्केट है, वहाँ पे एक मेजर ब्रेक थ्रू जो है वो देखने को मिल रहा है, एक मेजर कोलैप्स जो है वो देखने को मिल रहा है।
तो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो अचानक से बढ़े क्योंकि ट्रेड मार्केट जो है वो डिस्टर्ब हुआ, सप्लाई डिस्टर्ब हुआ, इसके साथ साथ एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हुआ। इससे यहाँ पे क्या चीज हो रही है, जो रुपी है दैट सैंक टू अ रिकॉर्ड लो ऑफ ऑलमोस्ट 77 अगेंस्ट द यूएस डॉलर एट द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ओके, अब इस पूरे आर्टिकल में एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत जरूरी है और वो है इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट। तो आइए हम समझते हैं इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन क्या होता है? अभी हमने राइस के बारे में पढ़ा, ऑयल प्राइसेस के स्पाइक के बारे में पढ़ा और उसके साथ हमने देखा कि कैसे कैसे जो रुपी है वो सिंक हो रहा है, वो लो हो रहा है। सो इन्फ्लेशन जो होता है, इट इज अ रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इन्फ्लेशन इज टिपिकली अ ब्रॉड मेजर, ये मेजर करता है किसी भी चीज के ओवरऑल प्राइस के इंक्रीज को, साथ में ही उसके साथ जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है उसके इंक्रीज को। इन्फ्लेशन को आप एक डेली लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझिए कि 1996 में जो एक गैलन ऑफ मिल्क आता था वो 36 रुपीज का आता था, बट इट इज 10 टाइम्स मोर नाउ। 2013 के बाद 1996 में जो मिल्क गैलन का प्राइस था, इट इंक्रीज टू 10 टाइम्स। सो ये जो प्राइस राइज है, ये जो प्राइस हाइप है, जब इस तरीके से प्राइस राइज होता है, इसको हम इन्फ्लेशन के अंदर समझ सकते हैं। ओके, नाउ अभी क्या हुआ है उसको ये समझते हैं। जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में राइज हुआ है, डेफिनेटली उसकी वजह से वी आर स्पेंडिंग मोर डॉलर्स, you know, so if we are spending dollars in more amount, definitely our rupees का amount जो है that will sink। और उसके साथ ही अगर आप समझे इस पूरी घटना को, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, let me just scroll down। सो रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसने फ्यूल का प्राइस तो बढ़ाया ही है, लेकिन जो इन्फ्लेशन के इश्यूज हैं इसमें भी फ्यूल डाला है अपने हिसाब से। अब इससे क्या हुआ है, जो हमारा INR है, इंडियन नेशनल रुपीज, दैट हैज प्लम टू इट्स लोएस्ट इन लास्ट 2 months, विच इज 75.66 लेवल्स। अगर हम कमोडिटी और करेंसी मार्केट के एक्सपर्टीज की बात करें, तो रशिया और यूक्रेन क्राइसिस जो है उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो और बढ़ेंगे, और इसकी वजह से हम इस बात की चिंता कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो और ज्यादा होगा। और इससे क्या होगा कि जो हमारा प्रेशर है, ये इंडिया के जो यूएस डॉलर है उसके आउटफ्लो पे ज्यादा प्रेशर बनाएगा। अब इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो हमारा इंडियन रुपीस है वो वीक होगा यूएस डॉलर के अगेंस्ट। ठीक है, सो अब हमने इस न्यूज आर्टिकल को समझ लिया कि इन्फ्लेशन जो है वो कैसे हमारे इंडियन रुपीस जो है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में उसको सिंक कराएगा या फिर उसको वो लो हो जाएगा। इन्फ्लेशन हमने समझ लिया कि इन्फ्लेशन क्या होता है। अब इन्फ्लेशन से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको कि हम समझते हैं। ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आपके इकोनॉमी के पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। इन्फ्लेशन क्यों होता है? सो बेसिकली इन्फ्लेशन जो है वो रिफ्लेक्ट करता है ब्रॉड राइज ऑफ प्राइसेस और द फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी, और it generally results from too much demand chasing too few goods or limited service leading to price rise। जैसे अगर हम इस केस में समझे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इन्फ्लेशन क्यों हुआ, अचानक से क्रूड ऑयल का प्राइसेस जो है वो अचानक से बढ़ा। क्यों बढ़ा? सप्लाई कम थी, एक्सपोर्ट कम था, ठीक है। अब उसकी वजह से प्राइस यहाँ पे अचानक से बढ़ गया, और जिसकी वजह से जो हमारा यूएस डॉलर पे, जो इंडियन यूएस डॉलर पे जो प्रेशर था वो बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारा जो रुपीस है वो सिंक हो गया। ओके, नाउ इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा है या बुरा है? सो इन्फ्लेशन इज व्यूड एज अ पॉजिटिव थिंग व्हेन इट हेल्प्स बूस्ट द कंज्यूमर डिमांड एंड कंजम्पशन, ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इन्फ्लेशन जो है वो कंज्यूमर के डिमांड और कंजम्पशन को बूस्ट करता है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा है, और इस केस में इन्फ्लेशन को हम एक अच्छी चीज के रूप में देख सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है, कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं
उनका ये भी मानना है कि इन्फ्लेशन को हम कई बार इस तरह से भी समझ सकते हैं कि डिफ्लेशन को चेक में रखने के लिए, उसको ऑन पॉइंट रखने के लिए इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी के लिए ज़रूरी हो जाती है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इन्फ्लेशन जो है इट इज़ अ मेयर ड्रैग इन इकोनॉमी। सो दिस वाज अबाउट दिस आर्टिकल, the important things that we discussed about this article. So now let's move to the next article. So basically the next page, no, before that we have another chota sa article. There is nothing much to discuss here. That is, chaos erupts in West Bengal Assembly. So here in this picture you can see the honorable Chief Minister of West Bengal, Miss Mamata Banerjee. She's pleading her hands in front of the governor. So what was the issue? Recently what happened, the BJP MLAs, they protested against the irregularities during the civic polls. अब इस प्रोटेस्ट को इतना आगे बढ़ा दिया गया कि जो असेंबली है वहां पे नारेबाजी होने लग गई गवर्नर के खिलाफ, जिससे गवर्नर जो है वो नाराज हो गए और उन्होंने अपना स्पीच जो है वो जो उनका एड्रेसल है उसको पढ़ने से इनकार कर दिया। And after that, the chief minister, she requested the governor that if he can, so please, if he reads the speech and the issue is resolved. But यहाँ पे जो मुद्दा है एक बार इसको समझते हैं। दैट इज अबाउट दिस प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ? रिसेंटली वेस्ट बंगाल में जो है इलेक्शन हुआ जिसमें कि जो टर्नआउट था वो 77% रहा, बट जो सिविक पोल्स है उनका ये कहना है कि वायलेंस जो है वो काफी हद तक जो है वो वेस्ट बंगाल इलेक्शन में विजिबल था। और जो बीजेपी एमएलएज है उनका ये कहना है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को मिलकर वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्शन कमीशन दैट इज WBSEC ये करना चाहिए कि इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने एक 12 घंटे का स्ट्राइक भी किया। सो ये पूरा मुद्दा था जिसकी वजह से वो लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट इसके लिए इस तरीके से असेंबली की कार्यवाही को रोकना जो है वो एक स्वागत करने लायक एक्शन जो है वो नहीं था। प्रोटेस्ट शुड डेफिनेटली बी पीसफुल एंड इट शुड बी डन इन अ पीसफुल मैनर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। सो the next article is about it's about the High Court's declination of a plea which was for adoption of a virtual hearing as a norm. तो recently क्या हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट जो है उन्होंने मंडे को एक प्ली जो है उसको, एक पिटिशन जो है उसको डिक्लाइन कर दिया है। वो पिटिशन क्या कहती है? वो पिटिशन जो है वो ये कहती है कि वर्चुअल हियरिंग को हम एज अ नॉर्म अपना लें, जिसमें फिजिकल प्रेजेंस की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जो एडवोकेट्स हैं, जो लिटिगेंट्स हैं और जो भी पार्टीज हैं उनको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो वर्चुअली अपीयर हो सकते हैं। अब इस पे हाई कोर्ट का क्या कहना है? हाई कोर्ट का यहाँ पे ये कहना है कि जो हियरिंग का मोड है वो एक कमिटी के द्वारा ही हो सकता है और सिटिंग जजेस का वहां पे होना जरूरी है। एंड आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन एंड लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ पैंडेमिक, उनका ये कहना है कि अब जो है ये डिसीजन लिया जा सकता है कि ये जो नॉर्म है, जो वर्चुअल कोर्ट रूम का जो नॉर्म है उसको मॉडिफाई किया जा सके और हम वापस से नॉर्मल कोर्ट के लिए शिफ्ट कर सके। और it was also said that the physical functioning of court can be resumed from March 2 onwards. The High Court and the District Courts have been functioning through hybrid or virtual hearing format since the onset of COVID-19 pandemic in March 2020. So COVID के बाद हमने देखा कि जो कोर्ट की फंक्शनिंग है वो एक हाइब्रिड मोड में हो रही थी, यानी कि एट टाइम्स वो वर्चुअल मोड में भी हो रही थी और एट टाइम्स वो फिजिकल फंक्शनिंग में भी हो रही थी। अब हम ये समझते हैं कि कोर्ट के वर्चुअल मोड में होने से समस्याएं क्या क्या उत्पन्न हो सकती हैं, क्यों हाई कोर्ट ने इस प्ली को जो है रिजेक्ट किया होगा यहाँ पे। ओके, सो अगर आप इसको देखें तो ये आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए इट कैन बी अ वेरी गुड टॉपिक कि अगर जो कोर्ट है, जो लॉ है, अगर उसको वर्चुअली नॉर्मेटिव रूप से परफॉर्म किया जाए तो उससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, आप इस पर सोच सकते हैं। और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है समझने के लिए और इस पर लिखने के लिए भी। ओके,
तो अब हम बात करते हैं क्या कुछ चैलेंजेस हैं वर्चुअल कोर्स में। पहली तो जो पुअर कनेक्टिविटी है या फिर कई बार जो डिस्क्रिप्शन होता है, इकोज होता है, इसकी वजह से जो वर्चुअल कोर्स है उनमें टेक्निकल इंटरप्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको यहाँ पे कंसिडर किया जाना चाहिए। दूसरा, जो मटेरियल या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं वर्चुअली उनके साथ प्रॉफरिंग किया जा सकता है या फिर उनको टैम्पर किया जा सकता है, तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी ये है कि जो एडवोकेट्स या लिटिगेंट्स होते हैं कई बार वो रिमोट लोकेशन में होते हैं, तो इसकी वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है उस पर काफी असर पड़ सकता है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। साथ में ही मैं बता दूं कि कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है, कई बार जो केसेस हैं उनके लिए जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में केसेस के रिजोल्यूशन के लिए जो वेट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर जज जो है वो रीशेड्यूल या पोस्टपोन करना चाहे हियरिंग को, तो हम उसके लिए आसानी से जो है वहाँ पे वेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोर्ट में क्या होता था कि अगर वो रीशेड्यूल हो रहा है या फिर लेट्स से पोस्टपोन हो रहा है, तो इंतजार जो है वो करना वहाँ पे मुश्किल हो जाता था। साथ में यहाँ पे लॉयर्स और जजेस के लिए स्पेसिफिक टाइम सेट करना आसान हो जाता है वर्चुअल हियरिंग में। ओके, सो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने इस आर्टिकल में समझा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। सो अगला आर्टिकल जो है हमारा वो आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में है। सो यहाँ पे क्या चीज़ है ये हम समझते हैं। हाल में ही क्या हुआ है, जो हमारे दिल्ली के सीएम है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उनके रेसिडेंसी के बाहर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हाल में ही ये जो प्रोटेस्ट है ये और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सो जो विमेन आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं वो यहाँ पे पास 36 डेज से प्रोटेस्ट कर रही हैं, और उनका डिमांड है कि उनका जो ऑनरेरियम है उसमें उनको हाइक मिले, और जो उनकी सर्विसेज है उसको रेगुलराइज की जाए, साथ में ही उनको रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए। ओके, तो ये उनके कुछ डिमांड्स हैं। अब हम समझते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स कौन होती हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो बेसिकली आंगनवाड़ी जो कि एक चाइल्ड केयर सेंटर है वहाँ पे काम करती हैं। आंगनवाड़ी एक चाइल्ड केयर सेंटर है इंडिया में ये, और इसको स्टार्ट किया था इंडियन गवर्नमेंट ने 1975 में, और तब ये पार्ट था एज एन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस का। और ये जो प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम, ये कॉम्बैट करता है चाइल्ड हंगर और मैल न्यूट्रिशन को। बेसिकली आंगनवाड़ी जो है उसका मतलब होता है कोर्टयार्ड शेल्टर। कुछ और चीज़ें जो है वो हम आंगनवाड़ी के बारे में देख लेते हैं कि आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी की जो फंक्शनिंग है, आंगनवाड़ी के जो काम है वो क्या होते हैं। एक आंगनवाड़ी जो सेंटर होता है वो बेसिक हेल्थ केयर जो है वो विलेज में प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ही इसको हम समझ सकते हैं इंडियन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के पार्ट के तौर पे। जो बेसिक हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्लूड करती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग, सप्लाई, न्यूट्रिशन और एजुकेशन, इसके साथ ही सप्लीमेंटेशन और प्री स्कूल एक्टिविटीज़। अब ये जो सेंटर है इनको एज अ डिपो भी यूज़ किया जा सकता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, बेसिक मेडिकेशन और कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए। So this was about this article. So what was more important here was to understand about the Anganwadi centers and who are Anganwadi workers. Now, moving towards the next article. Okay, so next we have an article about Telangana's Singareni coal mine. इसको हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। So what happened on Monday? So on Monday afternoon, ये जो सिंगरेनी कोल माइन है यहाँ पे एक रूफ के कोलैप्स होने की वजह से 4 लोग, एक कोल माइनर, 2 स्टेट ऑफिशियल्स और एक आउटसाइडर जो है वहाँ पे उनकी वो ट्रैप्ड हो गए। ओके, अब ये जो सिंगरेनी कोल माइन है यहाँ पे ALP चल रहा था विच इज अद्रियाला लॉन्गवॉल प्रोजेक्ट। अब सिंगरेनी कोल माइन जो है वो
इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड माइन है और ये रामगिरी मंडल में है, तेलंगाना के पड्डापल्ली डिस्ट्रिक्ट में। ओके, अब हम अगर इस चीज को समझते हैं तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि जो कोल माइनर्स थे दे वर स्ट्रक अंडर द रबल विच इज इनसाइड द कोल माइन, और इनको हालांकि रेस्क्यू कर लिया गया था। बट ये जो इंसिडेंट है ये हमें बहुत कुछ समझाता है। ये समझाता है कोल माइन की वर्किंग कंडीशन के बारे में, जो वहाँ का जो प्रोग्राम्स है उसके जो मैकेनिज्म है उसको अच्छे से अंडरटेक करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो अंडरग्राउंड माइंस है यहाँ पे इस तरीके के हादसे जो है वो नहीं हो। क्योंकि जनरली ये जो माइंस है इनको कैपिटल से काफ़ी दूर स्टैब्लिश किया जाता है, ये काफ़ी दूर होते हैं, तो अगर इस तरीके का हादसा होता है तो हेल्थ केयर जो है वो काफ़ी मुश्किल से लोग जो है वो अवेल कर पाते हैं, और ऐसे केसेस में हेल्थ इमरजेंसी की वजह से भी जो है वो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स जो है वो यहाँ पे हो सकते हैं। अब जरा सा हम श्रृंगेरी कोल माइन के बारे में समझते हैं। जो श्रृंगेरी कोल रिजर्व है, इट स्ट्रेचेस अक्रॉस 350 किलोमीटर ऑफ Pranahita Godavari Valley of Telangana with a proven geological reserve which aggregates to whopping 8791 million tons. SCCL यानी कि श्रृंगेरी कोल माइन लिमिटेड is currently operating 20 open cast and 25 underground mines in 4 districts of Telangana with a manpower of around 43,895, and with this Shringareni coal mine is India's one of the largest coal mines. Okay, now जो गोदावरी वैली है, हम ये समझते हैं कि तेलंगाना के और कौन कौन से वैलीज हैं जहाँ पे जो कोल माइंस हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। सो तेलंगाना इज इंडियाज वन ऑफ द सेंट्रल पार्ट which has allocation of most of the coal mines. We'll look through it in the map. So Godavari Valley coalfield, it is located in the district of Adilabad, Karimnagar, Khaman and Warangal is the Indian state of Telangana जहाँ पे और coal mines हैं. Now it is the only coal field in South India. ये जो पूरा valley system है जो हम समझ रहे हैं, ये जो है ये coal field साउथ इंडिया का इकलौता coal field है, and it lies in the basin of Godavari river. So let us understand this through map. Okay, so let me stretch it. I hope it's visible, but let me get it more clear. Yeah, so ये जो मैप है यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग जो मेटल्स हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, उनके लिए अलग अलग कलर के डॉट्स बनाए गए हैं. सो इफ यू फोकस ऑन कोल, इट इज मार्केटेड विथ ब्लैक डॉट. सो यहाँ पे ये जो मैप है आप जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को कवर कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कोल माइंस है उनका एलोकेशन कहाँ कहाँ हुआ है. अभी हमने गोदावरी बेसिन के एरियाज को समझा जो कि है खमन, वारंगल, करीमनगर और आदिलाबाद. सो ये जो बेसिकली ये एरियाज है, दे हैव द एलोकेशन ऑफ कोल माइंस. ओके, सो ये जो पार्ट है जो कोल माइंस का एलोकेशन का पार्ट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाई आई जस्ट पुट इट हियर थ्रू द मैप, ताकि ये आपको याद रह जाए. ओके, सो अब हम यहाँ आ ही गए, हम कोल माइंस डिस्कस कर ही रहे हैं. सो लेट्स डिस्कस सम मोर. तो बेसिकली हम इसको एक बार समझ लेते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी, कि इंडिया में जो कोल माइंस है वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं. ये आपका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो आप इसको याद रख सकते हैं. सो आई होप दिस मैप इज विजिबल टू यू. लेट मी enlarge it a bit. Yeah, better now. So यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वायलेट डॉट है कोल माइंस बोल के, तो ये डिनोट करता है कोल माइंस की जो एलोकेशंस है वो कहाँ कहाँ पे है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रीजन में जो बिहार और झारखंड का रीजन है, यहाँ पे झाना, बोकारो,
रानीगंज, यहाँ पे जो है यहाँ पे कोल माइंस है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आए मैप में तो यहाँ पे ये बिरसमपुर, कोरबा, टाईखेड़, वारदा यहाँ पे है। फिर जो अगर आप नीचे साउथ इंडिया के पार्ट में आ जाएंगे तो आप देखेंगे ये आदिलाबाद, वारंगल और गोदावरी वैली, जो कि पूरा जो है ये आंध्र प्रदेश का रीजन है। गोदावरी वैली जो का एक बेसिन है, गोदावरी बेसिन में ये कवर हो रहा है। साथ में ये वारदा भी है यहाँ पे। उसके अलावा एक और कोल माइन है जो कि कर्नाटका के बाउंड्रीज को ओवरलैप करता है, विच इज कुड्डुपा। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और आप इस मैप को 2-4 बार देखेंगे, आपको याद रह जाएगा। तो इससे आप कोल माइन का एलोकेशन जो है वो याद रख सकते हैं। सो इस आर्टिकल में बस इतना ही। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके याद रखने के लिए वो कोल माइन का एलोकेशन है, तो इसको आप ज़रूर समझ लें और याद रखें। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। Sorry. The next article, that's basically an editorial on the occasion of Women's Day. We have an article on working women. So the working women, most of these working women are informal workers who goes to irregular pattern of work, but they also have a dream of good child care and they deserve that. पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो मैटरनिटी बेनिफिट है या जो सर्विसेज है वो अफोर्डेबल नहीं है उनके लिए। तो आज वुमेन्स डे है, हमने इसके बारे में बात करी थी और ये आज का जो हमारा थीम है वो जेंडर इक्वालिटी को लेकर है टुडे और सस्टेनेबल टुमारो के लिए है। बट अगर हम जेंडर इक्वालिटी को एज अ कॉन्सेप्ट समझें तो आज हमने कई आर्टिकल्स इनफैक्ट डिस्कस किए जो ये बताता है कि जो जेंडर इक्वालिटी है वो अभी भी केवल किताबों में सजा हुआ एक टर्म की तरह रह गया है और ज़मीनी हकीकत के रूप में वो सामने नहीं आ पाया है। सो बेसिकली इट्स स्टिल अ फार क्राई। हमने वो एक पैन कार्ड वाला आर्टिकल देखा जहाँ पे वुमेन को सब ऑर्डिनेटशिप प्रोवाइड की गई थी एंड रिसेंटली दे वर रिकॉग्नाइज। हालांकि आज के समय में वुमेन को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय कदम भी है। But according to a study in 2018 by the International Labour Organization, more than 95% of India's working women, ये जो है ये informal workers है। 95% से ज़्यादा जो working women है इंडिया में ये informal worker है और ये एक labor intensive, low paying और हाईली प्रिकॉशियस जॉब कंडीशन के इन्वायरमेंट में जो है ये काम करती हैं। अब इसकी वजह से यहाँ पे क्या दिक्कत है, जो सोशल प्रोटेक्शन है वो इनको नहीं मिल पा रहा है। एक और बुलेटिन, एक और रिपोर्ट के हिसाब से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से है, उसको अगर समझा जाए तो विमेन्स इनफॉर्मल वर्क इज सेंट्रल टू द फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। अगर हम इसको थोड़ा सा जो इनफॉर्मल वर्क को समझते हैं तो जो इनफॉर्मल वर्क कंडीशन है वो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसके साथ ही जो चाइल्ड केयर सोल्यूशन है उनका सही से नहीं मिल पाना, अफोर्डेबल सर्विसेज जो है मैटरनल हेल्थ को लेकर उनका सही से नहीं मिल पाना, ये इंडिया के लिए एक सीरियस कंसर्न के रूप में उभर कर आ रहा है। हालांकि इंडिया कुछ जो एडवांस नेशंस है उनसे अभी भी आगे है मैटरनल हेल्थ केयर बेनिफिट के इंस्टीट्यूशन के लिए, लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों को देखें जैसे कि मैटरनिटी लीव का प्रोविज़न है, ये इसमें इंडिया जो है वो टॉप 3 में आता है। लेकिन मैटरनिटी लीव जैसे स्टैट्यूटरी ऑप्शन का हम क्या करेंगे अगर हम अपने जो चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ है उनको अफोर्डेबल नहीं बना पाए, जो चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ है उनको अपने 95% ऑफ द वुमेन्स पॉपुलेशन को अवेलेबल नहीं करा पाए। तो अगर हम मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2017 में आया था इसको समझें तो okay, more than double the duration of paid maternity leave for women employees to 26 weeks, propose an option to work from home after this period on mutual agreement with the employer and made facilities mandatory for establishment employing 50 or more women. अब ये जो मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट है इसको जो 2017 में आया, अगर हम इसको समझें तो जो ये विमेन है जो
इन ऑफिस सेटअप में है या जो फॉर्मल वर्क कंडीशन में है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होता है। क्यों? क्योंकि उनको मैटरनिटी लीव का बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद भी अपने एम्प्लॉयर के एग्रीमेंट में वो वर्क फ्रॉम होम जैसे कंडीशन को अवील कर सकती हैं। लेकिन उन 95% औरतों का क्या जो इनफॉर्मल वर्किंग सेक्टर में है, क्या वो ये जो अफोर्डेबल सर्विसेज है इनको अवील कर पाएंगी? क्या अगर वो छुट्टी लेती हैं या वो वर्क फ्रॉम होम करने जैसी चीज़ों के बारे में सोचती हैं, तो उनको उसके बदले प्रॉपर पे मिल पा रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। तो यहाँ पे हमें सरकार को ये सोचने की ज़रूरत है कि ये जो फैसिलिटीज़, ये जो अमेंडमेंट्स है जो हम लागू कर रहे हैं, इससे बेनिफिट किसको हो रहा है? केवल 5% की जो आबादी है उनको? तो क्या ये कितना सही है? यहाँ पे ये सोचने की ज़रूरत है कि वो जो 95% औरतें हैं जो कि एक मुश्किल हालात में काम करती हैं, मुश्किलों का सामना करती हैं, जिसकी वजह से उनके हेल्थ को भी काफ़ी अफेक्ट पड़ता है, अगर हम उनको बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, तो हमारा जो कोशिश है वो कितना कामयाब हो रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कुछ चीज़ें समझें, तो हम समझ सकते हैं कि इंडिया जो है वो अभी भी चाइल्ड केयर सपोर्ट को बहुत लेस अटेंशन देता है, और इसकी वजह से यहाँ पे जो मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रह पा रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ तरीके हैं जिनको हम समझ सकते हैं, जिससे जो औरतें हैं हमारी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव पेड वर्क जो है वो ले सकती हैं, और जो अपना मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ आउटकम्स है उसको ठीक कर सकती हैं। ओके, पहला तो ये है कि हम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरा, जो कुछ स्कीम्स हैं हम उनको रिवाइटलाइज कर सकते हैं ताकि इसके बेनिफिट्स जो हैं वो एक मेजर सेक्टर को मिल पाए। दूसरा, जो हमारा मैटरनिटी बेनिफिट है हम उसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि जो इनफॉर्मल वर्किंग सेक्टर है वो भी इसका फ़ायदा उठा पाए। ओके, हमने आंगनवाड़ी वर्कर्स को समझा, और वहाँ पे जो उनके काम थे उनमें हमने ये भी देखा कि आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है वहाँ पे मैटरनल और चाइल्ड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसको प्रोवाइड करने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो काम करती हैं। इसके साथ ही क्लीन और सेफ इन्वायरमेंट, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, विमेन जो है उनको चाइल्ड बर्थ के बाद जो उनका वर्क एनवायरनमेंट है उसमें री इंटर कराना, इस तरीके की जो कुछ चीज़ें हैं इनको हमें बहुत अच्छे से रेगुलेट करने की ज़रूरत है। हालांकि इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहला, कि ये जो 3 साल के जो बच्चे हैं उनको कैटर नहीं करता है, और दूसरा ये कि ये केवल कुछ घंटों के लिए फंक्शन करता है जो ये आंगनवाड़ी का सिस्टम है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इनकन्वीनियंट हो रहा है कि जो औरतें जो है वो काम पे जा रही हैं वो अपने बच्चों को वहाँ पे कैसे छोड़ें। अगर उनके बच्चे छोटे हैं, 3 साल के हैं, जिनको आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो नहीं ले रहे हैं, तो ये जो रेगुलेशन है ये यहाँ पे जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो इसको हमें यहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि जो मदर टाइम है पेड वर्क के लिए उसको हम बढ़ाएं, और इसका जो कन्वर्जेंस है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के तहत, जो कि ये मैंडेट करता है कि वो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन 0 to 6 एज ग्रुप इसको एक्नॉलेज करे, इसको रेगुलेट करे, और इसके साथ ही जो आंगनवाड़ी सेंटर है उसके आवर्स को एक्सटेंड करे। यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि अगर वर्कलोड ज़्यादा है आंगनवाड़ी वर्कर्स पे तो हम उनको शिफ्ट्स में काम दे सकते हैं, जिससे ये चीज़ जो है ये रेगुलेट हो जाएगा। दूसरा, हमारा जो कुछ स्कीम्स हैं, जो नेशनल स्कीम्स हैं दैट लेज आउट स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर वर्किंग वुमेन, बट इट सफर्स डिमिनिश गवर्नमेंटल फंडिंग, इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं कि हम उनको प्रॉपर फंडिंग दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें जो है जो ये स्कीम्स हैं इनका लाभ उठा सके। अगली जो चीज़ थी, जो कुछ बेनिफिट्स हैं चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड केयर फिनेंस के अंतर्गत, ये अभी बहुत स्ट्रेसफुल है और इनको हमें बहुत तरीके से रेगुलेट करना चाहिए कि जो विमेन है वो चाइल्ड बर्थ के बाद भी अपने काम को इजीली कर पाएँ, उनको एक फॉर्मल और अच्छा एटमॉस्फेयर मिले,
और इसके साथ ही अगर इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है तो जिसमें कि मैटरनिटी बेनिफिट नहीं होता है अभी तक, जो NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, उसने पहले तक उनको कोई मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलती थी। बट ये जो एक्ट है ये रेगुलेट करता है कि अगर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिव मदर है तो उनको एटलीस्ट 6,000 का जो कैश ट्रांसफर है वो किया जाए। हालांकि ये जो स्कीम है इसको नोटिफाई किया गया था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत, बट ये जो लिमिट है यहाँ पे इसके साथ समस्या क्या है कि ये इस पूरे स्कीम के बेनिफिट को लिमिट कर देता है केवल पहले बच्चे के जन्म तक, और उसके बाद जो अमाउंट है उसको रिड्यूस कर देता है। अगर हम देखें कि जो कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु हो गया जहाँ पे डॉक्टर मुतुक लक्ष्मी मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है, राजस्थान में इंदिरा गांधी मैटरनिटी न्यूट्रिशन स्कीम है, उड़ीसा में ममता स्कीम है, गुजरात में कस्तूरबा पोषण सहाय योजना है। इस तरह से अलग अलग जो राज्य हैं इनके अलग अलग मातृत्व से जुड़ी योजनाएं हैं। लेकिन यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि केवल योजनाओं को बना देने से काम जो है वो नहीं चलेगा। हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि इन योजनाओं का जो लाभ है वो लोग सही तरह से कैसे ले सकें, कैसे उससे वो लाभान्वित हो सकें, उसका जो प्रॉपर फंक्शनिंग है, उसका जो कार्यान्वयन है उसको अच्छे से किया जा सके, ताकि ये जो सारी चीज़ें हैं इनको एक नियंत्रण के तहत एक नियंत्रित तरीके से सामने रखा जाए, ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा, जो औरतें हैं हमारी, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। तो ये था इस आर्टिकल के बारे में, which celebrated women with their dreams to have good child care. So, moving towards our next article. Okay, so that's a very small article that we will be discussing. So recently, it was a plea, the Chief Minister M.K. Stalin, on Monday, he wrote to Prime Minister that the students who are returning from Ukraine amidst this crisis situation, उनको जो उनकी स्टडीज है उनको इंडिया में रहकर कंप्लीट करने दिया जाए, ऐसा कोई प्रोविजन जो है वो बनाया जाए। इसके साथ ही जो मेडिकल एसोसिएशन है उनका ये कहना है कि 1000 ऑफ जो मेडिकल स्टूडेंट हैं जो कि वॉर टोन यूक्रेन के सिचुएशन से बाहर आए हैं, उनको जो यहाँ की कॉलेजेस हैं, ऐसा जो एक स्पेशल प्रोविज़न के तहत नेशनल मेडिकल कमीशन के जो उनका ट्रांसफ़र है, उनको या तो दूसरे कंट्रीज़ के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे पढ़ने दिया जाए, या फिर उनको जो इंडिया के कॉलेजेस हैं वहाँ पे पढ़ने दिया जाए। और ऐसा जो प्रोविज़न है उसको हम नेशनल मेडिकल कमीशन के तहत जो है कंसिडर कर सकते हैं। अब इसी पे जो हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बात जो है वो कही है। उन्होंने ये कहा है, जो जन औषधि केंद्र है वहाँ जब वो इंटरैक्ट कर रहे थे तो इस इंटरैक्शन में उन्होंने ये कहा कि जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं इंडिया में जो मेडिकल स्टडीज़ को फैसिलिटेट करते हैं, वहाँ पे जो 50% जो सीट्स हैं वो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो चार्जेस देगी, चार्जेस बियर करेगी, और उसका जो भी उन 50% सीट का जो भी मैनेजमेंट होगा वो जो है वहाँ पे गवर्नमेंट करेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है प्रधानमंत्री की तरफ से, क्योंकि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी समस्याएं रही हैं, गिवन कि सीट्स कम है। हर साल जो बच्चे हैं वो ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं और उसकी वजह से उनको दूसरे देशों का रुख करना पड़ता है अपनी मेडिकल स्टडीज़ के लिए, और जो कि बहुत ही कई बार जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। जैसे कोविड के टाइम में जो दूसरे देशों से बच्चे आए हुए थे उनकी स्टडीज़ काफ़ी सफ़र हुई, उनको ऑनलाइन जो है पढ़ाई करनी पड़ी, एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल जो है वो नहीं कर पा रहे थे। यूक्रेन के सिचुएशन में हमने देखा कि बच्चे वॉर के सिचुएशन में फंस गए। तो यहाँ पे हम जन औषधि केंद्र की बात कर रहे थे, इसको भी हम एक बार ही समझ लेते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है, ये क्या है इसको हम समझते हैं। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना एक कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा इन एसोसिएशन विद सेंट्रल फार्मा पब्लिक सेक्टर।
ओके अब इसने ये अंडरटेक किया कि जो मेडिसिन है उनको अफोर्डेबल प्राइस पे हम मास को दे सके, और ये जो आउटलेट्स हैं इनको कहा गया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र. Okay, so this was it about this article. Now, let's move towards our next article, which is about DD India. So DD India is now on OTT platform. इसको हम जरा सा समझ लेते हैं. So India का जो public broadcaster है प्रसार भारती, it has signed a memorandum on understanding with Yup TV, विच इज एन ओवर टॉप यानी कि OTT प्लेटफॉर्म. अब ये क्यों हुआ है कि इसलिए हुआ है कि जो DD इंडिया चैनल है उसके रीच को हम यहाँ पे बढ़ाना चाह रहे हैं, और जो हमारी कंट्री का पर्सपेक्टिव है वेरियस इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को लेकर उसको हम एक वाइडर प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं, एक ग्लोबल रीच जो है वो देना चाह रहे हैं. और इसी के साथ जो DD इंडिया है उसको हम OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करा रहे हैं, और इसका जो एक्सेस है वो अब किया जा सकता है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, वेस्ट एशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में. इस चैनल का जो DD इंडिया है हमारा, इसका जो पॉपुलर शो है वो है ये इन डेप्थ एनालिसिस और रिसर्च के ऊपर बेस्ड एक शो है विच इज कॉल्ड बायो क्वेस्ट. ओके सो यहाँ पे हमने प्रसार भारती के बारे में बात की, तो यहाँ पे प्रसार भारती को एक बार समझ लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है. तो प्रसार भारती जो है वो इंडिया का एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है. ये एक स्टैट्यूटरी ऑटोनमस बॉडी है, ये आपके लिए ज़रूरी है ये याद रखें कि ये एक स्टैट्यूटरी ऑटोनमस बॉडी है जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा सेट किया गया था, और ये मिलकर बना है दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क और ऑल इंडिया रेडियो से, जो कि पहले जो है वो मीडिया यूनिट से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के. तो इस आर्टिकल में बस इतना ही. अब बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ. ओके तो अगला जो आर्टिकल है हमारा वो इकोनॉमी सेक्शन से है. सो हाल में ही जो कोल इंडिया है इट सेड दैट इट कैन नॉट रिटेन द लॉस मेकिंग माइंस. So last year the PSU had announced that it would close down 23 unviable mines. Now it is expected that India, जो ये important information है आप इसको याद रख सकते हैं, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले कुछ सालों में इवन हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है अगर वो 6% से बढ़ भी जाए तो हमारे पास इनफ जो है वो सरप्लस कोल्स है, इनफ जो है वो थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो कि सरप्लस एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. दूसरी जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है जो समझने वाली है वो ये है कि जो कोल सेक्टर है वहाँ पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वहाँ पे जो रिफॉर्म है उसको लाने की आवश्यकता है ताकि जो कंज्यूमर्स है उनको उनके लिए ये ज़्यादा वाइब्रेंट हो सके. और जो कोल इंडिया है उसका यहाँ पे क्या कहना है, कोल इंडिया का कहना ये है कि जो माइंस जो कि लॉस में है उनको अब रिटेन नहीं किया जाना चाहिए, और कोल इंडिया विल नॉट हैव द लग्जरी टू ड्रैग ऑन लॉस मेकिंग माइंस एंड कंटिन्यू विद फिनेंशियली इनएफिशिएंट माइंस. अब एक बार यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं कि जो कोल इंडिया के माइंस है वो लॉसेस में क्यों है. इसके कुछ कारण हो सकते हैं. इसके कारण ये हो सकते हैं कि कई बार जो कुछ शॉर्ट टर्म इश्यूज होते हैं जैसे कि कोल माइंस में फ्लडिंग का होना, या फिर कई बार ट्रांसपोर्ट इश्यूज हो जाते हैं, लेबर डिसरप्शन हो जाते हैं कोल माइनिंग एरियाज में, या फिर पावर डिमांड का सडन राइज हो जाना. इसकी वजह से और अभी हमने पैंडेमिक में देखा कि इकोनॉमी जो है उसको एक मेजर रिवाइवल का सामना करना पड़ा. तो इस तरीके के जो इश्यूज हैं वो यहाँ पे कोल माइंस के लिए एक चैलेंज की तरह सामने आती हैं जिनको कि रेगुलेट करने की ज़रूरत है. तो इस आर्टिकल में बस इतना ही. आगे बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ. तो ये है प्रोसेस्ड एग्री फूड का जो एक्सपोर्ट है ये लगभग 23% से जो है वो बढ़ सकता है. अब अगर हम फॉरेक्स की माने तो एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स रोज मोर देन 23% to $19.7 billion during April to January 2021 to 2022 as compared to year earlier period. The Commerce Ministry recently said that.
ओके जो मीट, डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं एक्सपोर्ट के, उनका अचानक से जो है वो बढ़ जाना हो गया। और ये जो है इसके साथ साथ जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनका भी आउटबाउंड शिपमेंट जो है वो अचानक से बढ़ गया है। तो अगर हम कंटिन्यू करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एक्सपोर्ट को अगर हम बूस्ट करें इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमें यहाँ पे ये कंसिडर करना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और पॉलिसी जैसे सेक्टर्स को हमें सीरियसली कंसिडर करना पड़ेगा ग्रोथ ऑब्जेक्टिव के साथ। ऐसे केस में हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, हम अपने एक्सपोर्ट जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट कर पाएंगे। ओके इस आर्टिकल में जो इम्पोर्टेंट है वो है एक तो कि हाँ एक्सपोर्ट का एग्री फूड का जो एक्सपोर्ट है वो डेफिनेटली राइज हो रहा है 23% से, ये आप एज अ फैक्ट याद रख सकते हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है समझने के लिए वो फॉरेक्स है। यहाँ पे फॉरेक्स की बात हुई है तो फॉरेक्स क्या होता है उसको हम एक बार समझ लेते हैं। सो फॉरेक्स इज एन एब्रिविएशन दैट स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसको हम एफएक्स या फिर करेंसी मार्केट भी कहते हैं। अब फॉरेक्स जो है वो एक ग्लोबल डिसेंट्रलाइज या फिर ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर मार्केट है करेंसीज के ट्रेडिंग के लिए। ये जो मार्केट है ये डिटरमाइन करता है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स को किसी भी करेंसी के लिए। इसके साथ ही इट इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग करेंसीज एट करंट और डिटरमाइंड प्राइसेस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ट्रेडिंग वॉल्यूम, इट इज बाय फार द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। क्रेडिट मार्केट के बाद जो है ये जो है ये लार्जेस्ट मार्केट है। और इसके मेन जो पार्टिसिपेंट्स है ये कौन है, इसके मेन पार्टिसिपेंट्स है लार्जर इंटरनेशनल बैंक्स, फाइनेंशियल सेंटर्स अराउंड द वर्ल्ड। और इसके अलावा जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ बायर्स है और जो सेलर्स है अराउंड द क्लॉक वो एज एन एंकर इसके लिए काम करते हैं। फॉरेक्स जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू वर्क करता है और ये कई लेवल पे ऑपरेट भी करता है। इसके साथ ही the foreign exchange market also assists international trade and investment by enabling the currency conversion। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने फॉरेक्स के बारे में समझा। इस आर्टिकल में बस इतना ही। स्पोर्ट्स सेक्शन में देयर इज नथिंग सिग्निफिकेंट आई सी। So with this, we are winding up with this article, these articles and the discussion finally. So that's it for here. If you like the video, you can please like and subscribe to our channel. And you can keep yourself updated by pressing the bell icon. You'll get the notification when we upload the video with the analysis or anything that adds substantially to your preparation and strengthens it. Thank you. Let's meet tomorrow again.